हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए 10th क्लास गणित का अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। देखिए, ये अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या जो अध्यापक मतलब 10th क्लास के गणित को या किसी अन्य विषय को पढ़ाते हैं या जो भी अनुभवी लोग हैं, तो उनसे आप राय लेके देखना, उनसे पूछ के देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल रहता है एग्जाम में। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिल सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व कर लिया तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि या तो प्रीवियस ईयर के बेस पे क्वेश्चन मिल जाएगा या आपको सेम टू सेम भी क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अनसॉल्व्ड पेपर में जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों में परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो होते हैं वो सेट वाइज दिए होते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस में से ही हमारे लिए एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है। अब आप देखें कि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर उसमें अनसॉल्व्ड पेपर में जो सॉल्यूशंस होगा वो आपको भाई अगर 2-3 बार अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपके लिए, जिस बच्चे ने पूरा अनसॉल्व्ड पेपर 2-3 बार कर लिया तो उसके जो मैथमेटिक्स में 70 में से 65 प्लस मार्क्स आएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर को ठीक से पूरा अनसॉल्व्ड पेपर कर लें तो 2-3 बार कर लें, ज्यादा 2 बार कर लो, ज्यादा नहीं 2 बार, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। आपको पता चल जाएगा पेपर के पैटर्न के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपके 70 में से आउट ऑफ 70 65 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप ठीक से कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एग्जाम्स में पिछले साल से 20 क्वेश्चंस जो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो केवल टिक करने के लिए आते हैं, अर्थात OMR सीट में भरने के लिए आते हैं। तो उनसे में क्या होता है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो हमें वहां से 20 मार्क्स मिलते हैं 20 क्वेश्चंस के। आप सोच सकते हैं पहले 70 में से 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मिलते हैं और आपका लगभग 1/3 पेपर वहां से मिलता है। अगर कोई बच्चा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दे तो उसका पास होने का पूरा मतलब फेल होने का खतरा टल गया। और फेल होने की बात छोड़ो, अगर वो ऑब्जेक्टिव ठीक से कर देता है तो उसके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मेरे पेपर मेरा अच्छा हो रहा है। कि आपने अगर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से सॉल्व कर दिए तो आपके एकदम कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है और मैं और भी अच्छा करूंगा। चलिए इस सब को देर ना करते हुए मैं अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, इसके लिए आप एक काम करेंगे, आप एक अनसॉल्व्ड पेपर ले आएंगे। मेरे पास जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो अग्रवाल का है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ज्यादा महंगा नहीं आता है, 60 रुपए का लाया हूं मैं, मार्केट से आप ले सकते हैं, तो ज्यादा महंगा नहीं। हालांकि अनसॉल्व्ड पेपर आप किसी अन्य प्रकाशन का भी ले आए फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी हिसाब से सेट बाय दिए होंगे, अगर और किसी प्रकाशन का अनसॉल्व्ड है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आए हैं, पिछले साल आए थे और इस बार भी आएंगे, तो उनको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम कराएंगे सबसे पहले, देखिए हम सबसे पहले 2023 वाला सेट कराएंगे, क्योंकि सबसे पहले 2023 वाले के 7 सेट है, 2023 के 7 सेट है, सातों सेट 2023 के कराएंगे। उसके बाद हम 22 वाले सेट कराएंगे, उसके बाद हम 21 वाले, 20 वाले, 18 वाले, इस तरह से आपको कराएंगे सेट। तो आइए सबसे पहले सन 2023 का पहला सेट देखते हैं। सेट नंबर 1 है, सेट का नाम है DB। तो देखिए इसमें ये सेट ही हम कराने जा रहे हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों को A और B के लिए, यानी कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे भैया, आप जानते हैं पूर्णांकों में धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये धनात्मक पूर्णांकों A के लिए कौन कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प क्या दे रखा है, पहला विकल्प जो दे रखा है इसमें कि A बराबर मासा A, B गुणा B। दूसरा विकल्प देख लीजिए, दूसरा विकल्प जो दे रखा है आपका A गुणा B लासा और
ए कॉमा बी। अगला विकल्प दे रखा है, सी विकल्प दे रखा है, बी बराबर मासा ए कॉमा बी गुणा लासा ए कॉमा बी। तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इन 4 विकल्प में से कौन सा सही संबंध है जो आपने पढ़ा है। देखो पहले आपने खूब पढ़ा होगा। अच्छा, एक डी और सी के बाद सी नहीं लिखा है मैंने, सी, चलिए ये डी है, ये वाला डी है, सी इसमें एक विकल्प सी और दे रखा है। चलिए आप उसको देख लेना, मैं उसको सब विकल्प नहीं लिखूंगा, देर होगी। तो हमारा इसमें जो विकल्प सही है, नो 1 मिनट, ये सी विकल्प ही है, डी विकल्प हमने लिखा नहीं है। डी विकल्प है आपका ए गुणा वी मासा ए कॉमा बी। आगे लिखा है गुणा लासा ए कॉमा बी। इसका मतलब यह है कि ए और बी क्या है, दोनों पूर्णांक, यानी दोनों पूर्णांकों की जो गुणा है, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, यहां पे बराबर का चिन्ह आएगा, यानी ए गुणा बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है मासा ए और बी का मासा गुणा ए और बी का लासा। तो इस तरह से यही विकल्प सही हो जाएगा। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी दो संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। तो उसी तरह से आपका ये वाला सही हो जाएगा। इसमें चौथा विकल्प सही है कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका दे रखा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, लिखे हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल आप ध्यान रख ले, कभी भी अगर किसी अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो या गुणा करेंगे तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही आपको मिलेगी। जैसे मान लो आपको पता है √5 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, आप √5 को किसी से भाग कर दो तब भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। आप √5 को किसी से गुणा कर दो तब भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जो चाहे आपसे भाग में पूछ ले चाहे आपसे गुणा में पूछ ले, किसी भी अपरिमेय संख्या को चाहे आपसे भाग में पूछ ले या गुणा में पूछ ले, हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा विकल्प दे रखा है m बराबर 5 तथा n बराबर 5 + 7 हो तो अंडर रूट में m² + n² का मान होगा। यानी अंडर रूट में m² + n² का मान आपको पूछ रखा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम। देखिए m बराबर क्या दे रखा है भैया, दे रखा है m बराबर 5, m बराबर 5 कॉमा n बराबर 5 + 7, n बराबर 5 + 7, वो सॉरी m + 7। तो आपसे पूछ रहे हैं तो m² अंडर रूट में किसका मान निकाला है, अंडर रूट में m² + n² का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हम किस तरह से ज्ञात करेंगे भैया। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम देखते हैं, पहले हम अंडर रूट में m² n² इनका मान लगा दो। तो भाई लगाओ पहले, देखो m² का मान, m का मान कितना है 5 है, तो m² की जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा। n का मान कितना है, m + 7 है, तो n की जगह m + 7 आ जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। बराबर में देखो पहले अंडर रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर से अब हम खोलेंगे इसके लिए, तो a² यानी m² + 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस ab² + b² + 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14m। देख लीजिए आप इसके लिए, ये है 25 है, ये है 49 है, ये 14m है। देखिए आप लोग m का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो m की जगह हम क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे। देखो पहले 25 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 × 5,
इस तरह से m का मान लगाए तो ये कितना 25 से भी आ जाएगा, 25 से भी आ जाएगा, तो 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से अंडर रूट में आ जाएगा 50, तो ये हो गया प्लस और 49 ये हो गया प्लस और 14 5 70 ये हो गया। अब ये हो कितना गया देखो 50 और 50 अगर यहाँ पे होता तो 100 हो जाता और 70 ये तो 170 हो जाता, लेकिन एक कम है तो कितना हो जाएगा आपको देखते हैं पहले 169। कितना हो जाएगा 169। अब भाई ये आप जानते हैं 169 वर्गमूल कितने का होता है 13 का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है भाई, तो नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लें। अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती है। तो आपको पता है किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, इसमें कराने लायक कुछ है ही नहीं। मतलब किसी भी समतुल्य परिमेय संख्या होती है आप जानते होंगे, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2/5, तो 2/5 के समतुल्य कैसी परिमेय, जैसे हम 2 को 2 और 5 में 2 से गुणा करते तो आ जाएगा 4/10, 3 से गुणा करते तो आ जाएगा 6/15, 4 से गुणा करते तो आ जाएगा 8/20। इस तरह से तो ये सारी की सारी क्या मिल रही है समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो जैसे जैसे हम एक हर मतलब अलग अलग संख्याओं से इसमें मल्टीप्लाई करते जाए अंश और हर में, हर बार हमें एक नई समतुल्य परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये सारी की सारी क्या समतुल्य परिमेय संख्याएं। बताओ ऐसी कितनी संख्या लिखी जा सकती है, तो अनगिनत संख्या लिखी जा सकती है, क्योंकि ऐसे गिनती तो अनगिनत गिनती आएंगी। अब जैसे जैसे हम नई संख्या से गुणा करेंगे वैसे वैसे हमें हर बार एक नई संख्या मिलती जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला पूछा, देखिए ये कौन सा नंबर था, ये चौथा नंबर था। अगले 5वें में क्या पूछ रहे हैं, 5वें में पूछ रहे हैं कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब देखिए पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कह रहे हैं कि दो रैखिक समीकरण हैं, यदि a1/a2 यानी दे रखा है संबंध दे रखा है a1/a2 हो बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। तो कह रहे हैं कि भाई इस कंडीशन में ये बताओ तो ये कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ये जो प्रतिबंध होता है ये संपाती रेखाओं का प्रतिबंध होता है। कितने कौन सी रेखाओं का, संपाती रेखाओं को आप जानते होंगे कि जो रेखाएं बिल्कुल एक ही जगह से गुजर के जाए, बिल्कुल सेम, जैसे जहां से ये जा रही है वहां से ही जा रही है सेम, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे संपाती रेखाएं। तो भाई देखिए संपाती रेखाएं हर जगह मिलती हैं तो उनका हर जगह हल निकलता है, और हर जगह जब हल निकलेगा तो उनके अनगिनत हल होते हैं। तो संपाती रेखाओं कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तो रेखाएं देखिए आपसे चाहिए पूछ लेता कि ये रेखाएं कितने हल होंगे, तो आपको लिखना होता अनगिनत हल होंगे। अगर आपसे पूछा ये रेखाएं कैसी हैं तो आपको लिखना है संपाती। तो इसमें संपाती विकल्प दे रखा है तो आपको टिक करना है कि रेखाएं संपाती हैं। अगला देखिए, अगला जो विकल्प दे रखा है आपका अगला सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा, देखिए पहले 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि किसी संख्या का 1/3 कितना है 21 के बराबर है, यानी 1/3 संख्या का कितने के बराबर है 21 के बराबर है। मान लो तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, मान लो कोई संख्या में x मान लें तो संख्या का x 1/3 कितना हो गया x/3, x/3 बराबर 21 के है। तो पूरी संख्या कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x बन जाए x और 21 दिया 63। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो पूरी संख्या कितनी है भाई 63 है। तो इसमें विकल्प दे रखा है 63, तो आप इस विकल्प को टिक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि भाई यदि किसी संख्या एक द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है, यानी इसका एक मूल -2 दे रखा है, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें p का मान निकालना है। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। भाई मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है -b/a। अच्छा देखिए एक मूल -2 है और दूसरा हम मान लें x, दूसरा हम x नहीं, दूसरा हम बीटा मान ले रहे हैं, तो बराबर क्या दे रखा है -b/a। मान देखो यहाँ से देखो पहले a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से b का मान 2 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा -p, c का मान कितना हो जाएगा -p हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आप लगा लीजिए यहाँ पे, तो b का मान कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2/a का मान कितना है 1 है। तो देख लीजिए पहले -2 प्लस बीटा बराबर -2, -2 से -2 कट गया
तो बीटा बराबर कितना आ गया भाई, यहाँ से 0 आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यानी दूसरा एक मूल आ गया 0। अब एक दूसरा मूल 0 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, पी का मान चाहिए। अब पी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देखिए भाई मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c बटे। तो लगाओ भाई, तो एक मूल हमारा कितना है, -2 है, दूसरा 0 आ गया है, c का मान कितना है, c का मान माइनस का p है, a का मान 1 है। तो -2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, अर्थात -p बराबर 0, अर्थात p बराबर कितना आ रहा है 0। तो इस क्वेश्चन का हल है p बराबर 0। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछते हैं कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है उसका अनुपात दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो कह रहे हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, तो आपको पता होगा, हालांकि इस बार ये चैप्टर जो है हटा दिए, इस बार ये प्रश्नावली हटा दी गई है। हालांकि मैं फिर भी करा दे रहा हूं कि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मतलब कभी भी ये कंडीशन तभी होती है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको पता होगा त्रिभुजों की समरूपता के संबंध में आपने ये चैप्टर हालांकि इस बार हटा दिया गया है, लेकिन पिछली बार था। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं कि x अक्ष पर तथा बिंदु -2,9 और 2,-5 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी वो बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा। तो आपको सोचना चाहिए कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वो y अक्ष पे तो होगा नहीं, y अक्ष पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। तो मान लिया हमने इसके निर्देशांक x, 0। x, 0 क्यों माने, क्योंकि जब भी कोई बिंदु अगर x अक्ष पे है तो y 0 होता है, y अक्ष पे तो x 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो बिंदु है इससे भी और इससे भी, यानी जितना दूर यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूर यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब इसके बीच की दूरी बराबर इसके और इसके बीच की दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो इनको हम किस तरह से ज्ञात करें, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इनके और उनके बीच की दूरी निकालो। तो इनके और उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई, देखो पहले मान लिए तो -2,9 और दूसरा है x, 0 मान लिए। तो इसको हम मान लें x1, y1, x2 और y2 मान ले रहे हैं। तो देखिए पहले इनके बीच की दूरी निकालो। मान लिया हमें d1 मान ली, तो बीच की दूरी निकालो। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए पहले d1 बराबर x2 माइनस का x1। तो x2 का मान कितना है, x है, माइनस x1 और माइनस का 2 है, सूत्र में भी माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, y2 का मान 0 है, y2 माइनस y1 का मान 9 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं d1 कैसे ज्ञात करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a भी होता है तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 0 माइनस 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से x स्क्वायर प्लस 4x और 81 4 प्लस के 85। तो ये आ गया d1। आगे देखिए अब दूसरी दूरी मान लिया हमने, इनके बीच की दूरी d2 है, इनके उनके बीच की दूरी माना हमने d2 है। माना बिंदु कौन से 2,-5 व x, 0 के बीच की दूरी d2 बराबर। तो d2 मान लिया हमने, तो देखो भाई फार्मूले में ना इसका मान लगाओ। देखो x2 माइनस x1, इसको मान लिया हमने x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना है, x है, x1 का मान कितना है 2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0 है, y1 का मान -5 है, उस फार्मूले में माइनस हो जाए तो +5 हो जाएगा। तो d2 बराबर कितना आ जाएगा, तो d2 बराबर आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस और 0 + 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये d2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम निकालें कि d2 बराबर कितना आ जाएगा
इधर देख लीजिए, इस तरह से अगर हम देखें d2, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, x² माइनस 4x, x² माइनस 4x, और वो जो 25 और 4 कितना हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, प्लस 29। अब देखिए हम जानते हैं कि दोनों दूरियों के बराबर की बात करी गई है, तो हम दोनों दूरियों को बराबर कर देंगे प्रश्नानुसार। d1 बराबर d2 प्रश्न में दे रखा है ना, तो उसी से हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो d1 बराबर d2 लगाओ, तो d1 का मान कितना आया है, तो d1 का मान x² प्लस 4x प्लस 85, x² प्लस 4x प्लस 85। d2 का मान कितना आया है, d2 का मान आया x² माइनस 4x प्लस 29 यानी 29। दोनों ओर वर्ग कर लो, तो दोनों ओर वर्ग कर लो भैया, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, तो ये अंडरवुड हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 85, x² माइनस 4x प्लस 29। x² से x² कट जाएगा, ये 4x इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8x बराबर, ये 29 है ही है, ये 85 उधर जाएगा, माइनस का 85 हो जाएगा, तो 8x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8x बराबर आ जाएगा 85 में से 29 घटाओ, तो 15 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 9 हो जाएगा 6 बचेगा, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से देख लीजिए, पहले यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 हो जाएगा 5 बचेगा, माइनस का 56, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 56 बटे 8, 8 सत्ते यानी x बराबर माइनस के 7। देखिए x का मान माइनस 7 आ गया, तो बिंदु कौन सा आ गया, तो बिंदु आ गया था बिंदु माइनस 7 कौमा, अतः वह बिंदु माइनस 7 कौमा 0 है, यानी जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है उस बिंदु कौन सा आ गया, माइनस 7 कौमा 0 आ गया। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत लंबा क्वेश्चन करा दिया, ये तो ऑब्जेक्टिव था। देखो ऑब्जेक्टिव नहीं बच्चों, ऑब्जेक्टिव कभी कभी ऐसा यहाँ ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर में क्वेश्चन बना दे, तो आपको सीखना है ना कि आपको ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, तो विकल्प में जो संबंध दे रखे हैं उनमें से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए हम जानते हैं AB बराबर AC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, AB और AC 2 भुजाएं बराबर हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज है उसमें समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो हम जानते हैं कि AB बराबर AC है, तो देखिए तो इसमें सही हो जाएगा कोण B बराबर कोण C वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हैं, तो दोनों समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होगी। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, 9th में पूरी की पूरी थ्योरम है, ये आपने पढ़ी होगी। अगला देखते हैं, अगला 11वां देखिए, 11वां दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कहना है तो कोण B होगा। देखिए हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा इसमें 12 है, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे बड़ी भुजा जो है 11 है, सबसे बड़ी भुजा 11 है, 12 जी हाँ 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब छोटी छोटी अन्य 2 भुजाएं हैं, इनका स्क्वायर करके देखिए, इनका स्क्वायर भी 144 आएगा जोड़ के, तो ये दिख रहा है हमें पाइथागोरियन त्रिक है। ये क्या है, दो तीनों की तीनों जो क्या है पाइथागोरियन त्रिक है, और पाइथागोरियन त्रिक है तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब जो कोण V होगा वो AC के सामने होगा, और AC के सामने AC सबसे बड़ी भुजा है जो कर्ण होगी, तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है, अर्थात कोण V बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आप देखेंगे, अब मैं सेट कराऊंगा तो देखेंगे आप कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस तरह से 3 भुजाएं दे देगा और कह देगा कि ये बताओ इसमें ये कोण कौन सा हो, क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा वो समकोण ही निकलता है। अब हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया और सबका उत्तर समकोण ही आया है। चलिए अब नोट कर लीजिए इसके लिए।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। तो कह रहे हैं इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। बच्चों शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब आप जानते हैं किसी भी एक शीर्ष से अर्थात एक सिरे से सम्मुख भुजा पे लंब डालो तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। ये भी शीर्ष लंब, ये भी क्या कहलाएगा? हालांकि ये थोड़ा सा तिरछा खिंच गया है, तो ये देखिए इस तरह से, तो ये सब क्या है? ये सब है शीर्ष लंब। तो आप शीर्ष लंब के बारे में जानते हैं। अब देखिए पहले हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज में हम शीर्ष लंब डालें तो वो शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को आधा आधा बांटता है। अर्थात अगर ये शीर्ष लंब है तो ए इधर होगा, ए इधर होगा, और देखिए शीर्ष लंब है उसका नाम ही है लंब, तो इसका मतलब ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री होगा तो कौन सा हो गया? मान लो इस त्रिभुज का हमने ए वी सी, इसको डी मान लें। तो देखिए पहले ए सी डी, ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज ए सी डी देखो क्या वो पाइथागोरस में लग जाएगी। तो हम मान लें समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, तो ए सी डी में देखो पाइथागोरस में लग जाएगी। तो देखिए ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर अर्थात 2a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? AD है, प्लस DC का स्क्वायर CD का स्क्वायर। तो CD कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में AD स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। हमें केवल AD स्क्वायर का मान चाहिए, तो A स्क्वायर को इधर ले आओगे 4a स्क्वायर की तरफ, तो माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AD स्क्वायर। केवल AD कितना हो जाएगा? तो केवल AD बराबर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। देखिए इधर जो स्क्वायर का इधर अंडररूट बन जाएगा, इधर जो स्क्वायर आएगा तो अंडररूट के रूप में आएगा। और ये ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का अंडररूट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये अर्थात शीर्ष लंब की लंबाई √3 हो गई। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज आप इसको याद भी रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में ये अपने आप को निकाल के दिखा रही है। हालांकि आपको मेथड निकालना हमने सिखा दिया है, तो आप निकाल भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। अगला देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पता है साइन ए बराबर कॉस ए, मतलब साइन और कॉस का मान किस कोण के लिए बराबर होता है? तो आपको पता है 45 अंश के लिए बराबर होता है। इसमें से कुछ करना ही नहीं है। अगर आप करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? थीटा ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बराबर 45 अंश हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि दोनों जो साइन 45 के और जो कॉस 45 के मान होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा सीधा लिख दो ए बराबर 45 लिख दो। अगला आपसे पूछा गया है, ये कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 13। अगले क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पहला ए बराबर 30 अंश दे रखा है, कोण ए बराबर दे रखा है 30 अंश। तो पूछा है आपसे कि तो 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई देखो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं इसका मान ज्ञात करने के लिए सबका मान लगाओ, तो 1 तो 1 ही रहेगा। tan ए की जगह कितना लगाओगे? 30 लगाओगे, tan 30। अब देखिए पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो बटे में 1 + cot स्क्वायर 30 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। अब देख लीजिए जिसको लगाओ, देखो पहले 1 + इधर चले इधर कर दे 1 + cot 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए आप। cot 30 का मान कितना होता है? केवल √3 होता है। स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर कर लीजिए। अगला देख लीजिए यहाँ पर, तो 1 + देखिए 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो 1 + 1/3 बटे 1 + केवल 3, तो ये कितना आ जाएगा? देखो भैया आगे देखो, इसे 3 एकम 3 3 हो जाएगा 4/3 बटे में 3 और 1 4, थोड़ी देर को इसके बटे में 1 मान लो, बाहर बाहर वालों को गुणा, अंदर अंदर वालों को गुणा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ तक की, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर बन जाएगा 4 एकम 4 और नीचे बन जाएगा 4 × 3, 4 से 4 काट दो, बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 1/3। तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 1/3, अर्थात विकल्प डी सही है। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन में? 14वें क्वेश्चन में।
14वें क्वेश्चन में आपका विकल्प डी सही है, अर्थात 1/3। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी। तो भाई गोले की त्रिज्या को दोगुने करने की बात कर रहे हैं। पहले मान लो गोले की त्रिज्या को साधारण रूप में हम निकाल के देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। तो हम जानते हैं गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अब देखिए अगर इसको हम देखें पहले साधारण कंडीशन में देखो, मान लिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। अब इसको त्रिज्या को हम दोगुना कर ले रहे हैं, ठीक है। जब त्रिज्या r हो, ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कब है, जब त्रिज्या r ली है हमने, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में जब त्रिज्या पहले से दुगनी करो 2r हो तब। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4π, r की जगह क्या लगा दोगे आप 2r लगाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा 4π और 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4r²। अब देखिए दोनों की तुलना कीजिए, ये वाला है तो ये वाला देखिए पहले तुलना, तो ये कितना ज्यादा है, देखिए इसका हम प्रतिशत इसको हम देखेंगे तो ये 4π 4r², ये कितना है 4πr²। इसका हमें प्रतिशत पता करना है कि ये कितना प्रतिशत, ये जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो आप इस तरह से पता कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, बचेगा कितना, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, और ये गुणा में 100 तो है ही है, तो बराबर में सीधा सीधा कितना आ जाएगा 400%। कितना आ जाएगा 400%। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 400%। यानी त्रिज्या को दोगुना कर दिया तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि आ जाएगी 400% की वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल 400% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं 16वां है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, यानी देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी एक की त्रिज्या मान लो 2r मान ली, दूसरे की त्रिज्या 2 मान ली, और दोनों का अनुपात कितना है 4:9, 4:4/9, 2 से 2 कट गया था, r और r का अनुपात कितना आ गया 4:9। तो देखिए आप r और r का अनुपात निकालो तब भी 4:9 ही आएगा। अब देखिए अब वो पूछ रहे वृत्तों की परिधि होगा, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और दूसरे की 2πr, तो इनका अनुपात देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r/r बचा केवल, तो r/r का मान यहाँ भी तो 4/9 ही है, तो परिधियों का अनुपात भी कितना आ जाएगा 4:9 ही आ जाएगा। तो ये इसमें आपका विकल्प 4:9 वाला ही सही हो जाएगा। तो 4:9 कौन से विकल्प में है, तो आपका विकल्प बी में है। तो इस तरह से आपका इसका विकल्प वी सही है 4:9। चलिए आप नोट कर लीजिए इसके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहे हैं देखिए बारंबारता जो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 है और 8 से 10 है। और देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रखी है 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 7 है। तो इसमें कह रहे हैं कि आप इसका क्या करो, माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करना है हमारी। तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य ज्ञात करने की सबसे पहले हम मध्यमान निकालते हैं। क्या करते हैं, कहीं भी वर्ग अंतराल दे रखा है तो उससे हमें अगर समांतर माध्य ज्ञात करना तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालो। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ो, कितना होगा 2 होगा, 0 और 2 को जोड़ोगे 2 होगा, और इसका आधा करने के लिए 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 को भाग करो कितना आएगा 1 आएगा, 2 और 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और 6 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 की वजह से 4 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा,
6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मध्यमान आ गया। अब मध्यमान की बारंबारता गुणा यहाँ लिखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पंजे 25, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63। तो दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 3 कितना हो गया 19 और 3 जो आपका हो गया 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 और हासिल वाले 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 122 हो गया। अब बारंबारता जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया। तो देखिए ये 20 आ गया, ये 122 आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समांतर माध्य। तो हम जानते हैं केवल माध्य लिखा है तो माध्य लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ, यानी एफ एक्स का जोड़ और एफ का जोड़। तो ज्ञात करिए भैया, एफ एक्स का जोड़ कितना है 122 है, एफ का जोड़ कितना है 20 है। तो इससे आप देखो 20 से कर लीजिए, डिवाइड कर लो, तो 20 छंग कितने होते हैं 120 होते हैं। अब 2 बचेंगे, 2 पे क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 20 एकम 20 हो जाएगा। तो ये माध्य आपका कितना हो जाएगा, तो माध्य हो जाएगा 6.1। तो माध्य कितना हो गया 6.1 हो गया माध्य। तो इस तरह से माध्य आपका 6.1 हो गया। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है, बहुलक 28 है, उसका माध्य होगा। यानी देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, किसी बारंबारता बंटन का माध्य कितना है 24.1 है। तो देखो भैया एक फार्मूला है, आप लिख लीजिए कि किसी भी माध्य का बहुलक और समांतर माध्य का संबंध होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, चाहे माध्यक लिख लो चाहे माध्य का लिख लो, -2 माध्य। देखिए इसमें मान लगाइए, तो इसमें मान लगाइए दोनों का, देखिए क्या रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य कितना दे रखा है 24.1। तो माध्य दे रखा है 24.1, तो 2 गुणा 24.1। आगे देख लो पहले 3 माध्यक, तो माध्यक कितना दे रखा है भैया, तो माध्यक जो दे रखा है बहुलक, बहुलक दे रखा है 28। हमें ज्ञात करना है माध्यक, तो 3 माध्यक, देख लीजिए पहले, तो ये 28 हो गया, 3 गुणा माध्यक माइनस के 24 दूनी कितना हो गया 48, और 2 एकम 2, तो 48.2 हो गया। तो देखिए पहले अगर हम देखें 3 माध्यक, तो माध्यक कितना आ जाएगा 3 गुणा माध्यक 48.2, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 28 में जोड़ो 48 के लिए, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16 के 6, और हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और पॉइंट में 2 76.2। अच्छा केवल अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से केवल माध्यक निकालें तो माध्यक क्या हो जाएगा, तो ये माध्यक जो हो जाएगा तो 76.2 बटे में आ जाएगा 3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 16 हो गया, 3 पंजे 15, 12 हो गया, 3 चौक 12, यानी कि जो माध्यक हो गया वो हो गया भैया 25.4 हो गया। तो माध्यक हमसे पूछ रहा था, तो माध्यक हमारा कितना होगा 25.4 हो गया। तो इस तरह से आपको देख लीजिए पहले, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर देखिए क्वेश्चन 19वां है, तो इसमें देखिए दे रखा है कि उसमें बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुलक वर्ग पता करना है, तो बहुलक वर्ग कौन सा है, तो देखिए बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है इसमें जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी तो वही बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें देख लीजिए 0 से 10 की बारंबारता 11 है, 10 से 20 की बारंबारता 21 है, 20 से 30 की बारंबारता 23 है,
30 से 40 की बारंबारता 14 है, 40 से 50 की बारंबारता 5 है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कहाँ पर है? सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पर है। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग आपका 20 से 30 हो गया। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 20 से 30। तो यही जो 20 से 30 वाला वर्ग है यही आंसर हो गया। तो इस तरह से इस पेपर में कौन सा दे रखा है? जो विकल्प नंबर दे रखा है बी, तो विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं। इसके बाद देखिए 20वां दे रखा है, सीधा सीधा अभी हमने सूत्र आपको जो फार्मूला लिखवाया था कि माध्य बाध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 गुणा उसका माध्य। तो इस तरह से ये संबंध अभी हमने आपको लिखाया ही है। तो बस वही है, सीधा 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 आप वही टिक कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसी तरह से हम आपके लिए इसमें हम इतना ही कराते हैं। 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने आपको करा दिए हैं। इसके बाद शेष पार्ट जो इसका बचा है वो हम अगले 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।